हेलो दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं 12th बिजनेस कॉमर्स का 10th चैप्टर जो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। ये बिल्कुल शॉर्ट में और जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। अब ध्यान से सुनिए भैया, फाइनेंशियल मार्केट में है क्या। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो मार्केट के बारे में। जो पहला मार्केट है वो है कैपिटल मार्केट, और जो दूसरा मार्केट है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट, अगर आप बिजनेस के लिए पैसा उठा रहे हैं तो मनी मार्केट से अगर पैसा उठा रहे हैं दैट मीन्स कि आप एक साल से कम समय के लिए पैसा उठा रहे हैं। एक साल से कम समय के लिए अगर आप उठा रहे हो तो ये सारा कुछ मनी मार्केट में कवर हो जाता है, जिसमें बैंक्स के रेगुलेशंस और रूल्स उसमें लगते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भैया कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट बेटा आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। कैपिटल मार्केट से जब आप पैसा उठा रहे हो तो एक साल से ज्यादा के लिए पैसा उठा रहे हो, जिसमें आपको सारे मार्केट में आपको स्टॉक की बात करेंगे, सिक्योरिटीज की बात करेंगे, लाइक कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनकी बात कर रहे हैं, जो लंबे समय तक के लिए होते हैं, एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं। अगर आपने एक साल से ज्यादा के लिए पैसा उठाया तो आप जाते हैं कैपिटल मार्केट में। फिर ये दो मार्केट में आपको बताएंगे आगे जाके कि भैया कैपिटल मार्केट में ये भी होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, फिर उसके बाद सेबी क्या है, सेबी क्या करता है इसमें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बताएगा कि भैया शेयर का खरीदना बेचना जो हो रहा है वो इसके थ्रू हो रहा है। तो इस चैप्टर में आपको नॉलेज अच्छा खासा मिलेगा। अभी हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है भैया फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। हमें लिखने के लिए चाहिए भैया फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो होता है कि भैया यहाँ पर आप क्रिएशन एंड एक्सचेंज, क्या फाइनेंशियल एसेट का मतलब, फाइनेंशियल एसेट क्या होती है मैं फिर से बता देता हूँ। फाइनेंशियल एसेट मतलब आप जो शेयर्स देख रहे हैं, जो डिबेंचर्स देख रहे हैं, बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये क्या है, सिक्योरिटीज है। इनका एक्सचेंज मतलब इनका खरीदना बेचना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं भैया क्या फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के। तो सबसे पहले मोबिलाइजिंग फाइनेंस, कि भैया फाइनेंस को मूव कर रहा है। आप सेविंग, सॉरी मोबिलाइजिंग सेविंग, क्या आपने बोला कि भैया आपके पैसे जाकर बैंक में आपने सेव कर दिए, वो पैसे क्या हो रहा है, बिजनेसमैन लोन के नाम पर बैंक से ले रहा है। बिजनेसमैन ने लोन, जस्ट आपको जो लोन आपका नाम से बिजनेस ने लिया, बिजनेस उससे क्या करेगा, बिजनेस अपना बिजनेस बना रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, उससे वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। ये पूरी चेन है, गोल गोल घूम रही है कि मतलब आपका पैसा बैंक में गया, बैंक ने किसी को लोन दिया, लोन से फिर उसने बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से वो प्रॉफिट करके टैक्स दे रहा है, वो वापस घूम घूम के यहाँ वहां जो जा रहा है, इसको मोबिलाइजिंग कह रहे हैं। ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि भैया चैनलाइजिंग देम इनटू अ मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, इसको अच्छे यूज में लाना। आपके घर पे रखे रखे पैसा खराब हो रहा है, बाहर निकालो और सेविंग अकाउंट में डाल दिया या फिर एफडी कर दिया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चैनल बन जाएगा, घूमता जाएगा। नेक्स्ट बोला कि भैया प्राइस डिस्कवरी के लिए काम आता है। प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज या जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें आप देखते हैं कि भैया आपने जो शेयर अगर मान लीजिए इशू करे हैं कंपनी ने, वो शेयर की कीमत आज में क्या है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी, वो सारी चीजें क्या उसकी डिमांड और उसकी वजह से उसकी बढ़ रही है, गिर रही है, ये दिख रहा है। ये क्या है, प्राइस डिस्कवरी है, मतलब कि उसकी प्राइस आ रहे हैं। इसी तरीके से किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स की अगर प्राइस आ रहे हैं कि भैया ये प्राइस होगा, अब ये प्राइस होगा, वो डिमांड की वजह से वो चेंज होती जा रही है, ये उसका प्राइस पता लगाने का वही एक मार्केट है जहां से प्राइस पता लग रहा है आपको। फिर बोला भैया लिक्विडिटी बहुत गजब की होती है। लिक्विडिटी फाइनेंशियल एसेट जो आपके पास रखे हुए हैं, सपोज करो आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठे, लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करें, उसको मार्केट में इजिली बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप इजिली अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। वो आपका स्टॉक मार्केट में आपका नॉर्मल जो कंडीशंस है, वो डीमैट अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट खोल के उसके बाद अपने शेयर्स को बेचना है। आपके शेयर्स बिक रहे हैं, खरीदना है, आप खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाइए और शेयर्स खरीदिए। दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो सारी चीजें कहानियां हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है कि भैया रिड्यूस कर देता है कॉस्ट किसका, जो ये ट्रांजेक्शन होने थे, जो खरीदना बेचना चल रहा था कि भैया ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सारे लोग शेयर्स आपस में खरीदना बेचना कर रहे हैं, तो उनको वो मार्केट प्रोवाइड कर दिया गया कि भैया तुमको बेचना है तो हमारे पास आओ, तुमको खरीदना है तो मेरे पास आओ। मतलब अगर कंपनी को भी शेयर इशू करना है तो आ जाओ हमारे पास, और अगर शेयर इशू कर दिया पब्लिक को, पब्लिक बोल रही है कि अब हमको नहीं, हमको बेचना है, किसी और को देना है, तो भी हमारे पास होता है। एक मार्केट क्रिएट कर दिया गया है जहां पर इन सब का खरीदना बेचना चल रहा है। टोटल फिर आगे बढ़ते हैं भैया कितने टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, जिसमें हमको पहला मार्केट दिखता है मनी मार्केट, दूसरा दिखता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हमेशा याद रखना शॉर्ट टर्म फंड के लिए जाना जाता है, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो मिडिल और लॉन्ग टर्म फंड के लिए जाना जाता है। मैंने आपको ये बात अभी बताई, जैसे कि मनी मार्केट आपको क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म, वो ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए होते हैं। अगर आप एक साल के लिए पैसा उठा रहे हैं तो वो मनी मार्केट है। लेकिन अगर आप मनी मार्केट के तरीके जानना चाहते हैं कि कितने तरीके से मनी मार्केट से पैसा उठाया जाता है, तो वो जरूरी है। यहां पर ये लोग इंस्ट्रूमेंट नाम दे रहे हैं, मतलब क्या हथियार है जिसकी दम पर आप मनी मार्केट से पैसा उठा सकते हो। सबसे पहला आ रहा है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की बात करें तो इशू इशू करने वाला कौन है, आरबीआई। किसके बिहाफ में
इशू करता है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कि भैया उन्होंने बोला है कि भैया आप क्या करिए, ट्रेजरी बिल इशू कर दिए। भैया ट्रेजरी बिल होता क्या है बेटा, गवर्नमेंट को भी क्या पैसे की जरूरत होती है भैया, हाँ भैया गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है। सपोज करिए कि भैया गवर्नमेंट के पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपसे बोल रहा है कि आप 90,000 में खरीद लीजिए, आप 90,000 में खरीद लीजिए। अगर आपने आज की डेट में खरीद लिया, 2020 में आपने इसको खरीदा है और उन्होंने बोला कि भैया 2020 के एंड दिसंबर में आके मुझे वापस इसको मुझे ही बेच देना 1,00,000 रुपए में। इसका ये मतलब है कि आपको बैठे बैठाए कितना कितना कमाने मिल रहा है, 10,000 कमाने मिल रहा है। कैसे? एक साल बस क्या करना, 90,000 रुपए आज इन्वेस्ट कर दो और बाद में वही सर्टिफिकेट किसको, गवर्नमेंट को वापस बेचो, कितने में, 1,00,000 रुपए में। ये क्या बता रहा, ये बता रहा है कि भैया आपने एक ऐसी ट्रेजरी बिल खरीदे हैं जिसकी कीमत तो 1,00,000 थी, लेकिन आज नहीं, आज आपने 90,000 में खरीदे, एक साल बाद गवर्नमेंट ने ही आपसे उसको वापस खरीदा, कितने में, 1,00,000 में। तो 10,000 जो आपने कमाया है वो आपका, ये आपकी ट्रेजरी बिल में जो आपने कमाया विद इंटरेस्ट बोल लो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो इंटरेस्ट कमाया है, या गवर्नमेंट को आपको पैसे देने का एक तरीका था कि भैया गवर्नमेंट को एक पैसा चाहिए था तो उन्होंने आपको ट्रेजरी बिल बोलकर पैसा ले लिया और बाद में आपको कुछ बेनिफिट दे दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट बोलता है कि भैया और दूसरा तरीका क्या है मनी मार्केट में, दूसरा तरीका है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं, कंपनी को भी पैसे की जरूरत होती है, अगर उसको शॉर्ट टर्म मनी की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, एक पेपर बनाकर दे देता है सामने वाले को, बोलता है भैया अगर आज मैं तुमको पैसे ना दूं तो चलेगा क्या, मैं तुमको एक पेपर बनाकर दे देता हूं, बाद में मैं तुमको इसका कैश चुका दूंगा विथ इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा, एक साल से कम के लिए अगर तुमने लिया है तो ये कमर्शियल पेपर कंपनीज इंस्टीट्यूट्स इसका यूज करती हैं। फिर आता है कॉल मनी। कॉल मनी बोलकर पैसा लेना, ये होता है, ये भी साल भर की बात है भैया, साल के अंदर ही होगा, ये तो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है, 10-15 दिन के लिए भी होता है। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए बैंक, अगर बैंक का बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को ये बोला जाता है कि भैया आपको कुछ रिजर्व लेकर चलना पड़ता है कैश का, मनी का, अगर उनके पास वो कम हो जाता है तो दूसरी ब्रांच को बस फोन करते हैं, कॉल मनी इसका नाम ही है, बस फोन करते हैं कि कुछ फंड मुझे भेज दीजिए, मेरे को फंड में शॉर्टेज हो रही है, वो उनको फंड ट्रांसफर कर देते हैं और उसको वो घंटे के हिसाब से भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि भैया जैसे ही वो लौटाएंगे वो घंटे के हिसाब से भी हो सकता है उनको चार्ज करके वापस करना पड़ेगा, ज्यादा दिन का नहीं होता, 10 से 15 दिन के लिए होता है बस, उसकी इससे ज्यादा नहीं। तो बैंकों को भी जरूरत होती है तो एक दूसरे ब्रांच को फोन करके ये पैसा मंगवा लेते हैं और फिर बाद में उस पैसे को चुकाते हैं विद इंटरेस्ट। ये शॉर्ट टर्म मनी है इसलिए बोला जा रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं, डिपॉजिट की तो ये नाम से समझ में आता है, कहीं पर आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया है और बदले में उसने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है, हाँ बाद में आप उसको क्या करिए, सर्टिफिकेट उसको लौटाकर बाद में अपना डिपॉजिट जो आपका है वो प्लस इंटरेस्ट उसमें जितना जुड़ गया वो, अगर ये भी साल भर के अंदर का है तो ये इशू करने वाले कौन है भैया, और कौन किसके पास जाकर ये आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, कंपनी से मिल सकता है, इंस्टीट्यूट से मिल सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिल सकता है। इसका ये मतलब है कि भैया आप क्या करें कि भैया आप अपने पास, आपके पास सफिशिएंट कैश रखा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि बैंक में डालेंगे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, कहीं और देंगे तो फंसा रहेगा पैसा, इससे अच्छा एक काम करते हैं कंपनी में दे देते हैं, कंपनी इसमें क्या करेगी, बढ़ चढ़कर मुझे बाद में लौटाएगी, वो भी एक साल के ड्यूरेशन के अंदर। फिर आता है भैया कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल आप लोग ने अभी जो आप लोग देखे हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल की जो नीड होती है, अगर इसको भी हम देखें, कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि मतलब वो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन बिजनेस करने में भी जो पैसा लग रहा है उसको मालूम है साल के अंत में वो क्या कर लेगा, कमा लेगा, लेकिन अभी जो साल में लगने वाला पैसा है कि भैया अभी बिजनेस में जो लगाना है वो कम पड़ रहा है, मटेरियल खरीदना है, ये खरीदना, वो खरीदना, भैया पैसे नहीं है, तो क्या करें, वर्किंग कैपिटल के लिए इन्होंने थोड़ा सा समय के लिए क्या कर लिया है, कमर्शियल बिल्स का यूज किया। कमर्शियल बिल जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए मैं किसी व्यापारी से कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो मैंने उससे रॉ मटेरियल खरीदा और मैंने उसको बोला आज मैं तुझे पैसे नहीं दे रहा भाई, मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, कमर्शियल बिल दे रहा हूँ, ये तू 6 महीने बाद जाकर मेरे बैंक में लगा देना और कैश ले लेना। वो अपने पास वो कमर्शियल बिल रखे रहेगा और 6 महीने बाद जाकर पैसे बैंक में लगा देगा और उसको पैसे मिल जाएंगे, हाँ बढ़कर मिलेंगे क्योंकि मैंने लेट करा पेमेंट तो उसको बढ़कर मिलेंगे, मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको बढ़ाकर पैसे दूंगा। सपोज आज खरीद रहा हूँ, कैश होता तो 1,00,000 में खरीदता, लेकिन अब उसको 6 महीने बाद दूंगा तो 1,20,000 रुपए दूंगा, काइंड ऑफ कि भैया अगर मान लीजिए कि किसी बंदे ने कमर्शियल बिल रखे हुए हैं आपके और उसका 6 महीने पूरे हुए नहीं है और फिर भी वो वेट कर रहा है कि भैया उसको पैसे चाहिए 2 महीने 3 महीने के अंदर, तो क्या वो इसको डिस्काउंट करा सकता है, हाँ बेटा वो बैंक जाकर डिस्काउंट करा सकता है, लेकिन फिर वो बैंक क्या करेगी, उसको अपने पास से पैसे दे देगी लेकिन कुछ कम अमाउंट देगी, मतलब कि 1,20,000 बनता है तो 1,05,000 या 10,000 देगी, क्योंकि फिर बैंक क्या करेगी, उस कमर्शियल बिल को रखी रहेगी और वो वेट करेगी, जैसे उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी तो फिर बाद में वो मेरे से पैसे ले लेगी, सिंपल। आगे बढ़ रहे हैं भैया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म या मिडिल टर्म फंड चाहिए, मतलब कि 1 साल से ज्यादा और लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, तो आप कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हो। तो भैया कैपिटल मार्केट में जाने के भी तरीके होंगे, हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी। अब देखो क्या क्या मेन बातें हैं, तो पहले कंपोनेंट्स में बात कर लेता हूँ कि भैया कैपिटल मार्केट के अंदर आपको 2 बातें सुनने मिलेगी, एक प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट समझ लो कि भैया फर्स्ट हैंड शेयर। फर्स्ट हैंड शेयर क्या होते हैं भैया? जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या है? फर्स्ट हैंड शेयर है। मतलब सपोज करिए कि कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, उसको हम फर्स्ट हैंड बोलते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आए हैं और मैंने खरीद लिए, तो मैंने क्या किया है? प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदे हैं, क्योंकि मेरा पैसा सीधे कंपनी के पास चला गया है। अब मैंने तो भैया शेयर खरीद लिए, लेकिन अब मेरे को शेयर बेचने हैं, तो कंपनी तो दोबारा अपने शेयर नहीं खरीदेगी। मुझे क्या करना है? मुझे ये शेयर स्टॉक मार्केट में किसी और पर्सन को बेचना है जो ये खरीदना चाहता है। तो ये कैसे पता चलेगा? मेरे को जाना होगा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो मुझे वो मार्केट मिल गया जहां पर सेल और परचेज होती है। कहां पर? जो प्रीवियसली इशू हो चुके हैं शेयर, मतलब जो शेयर पहले ही इशू हो चुके हैं, इसका मतलब वही जो शेयर मैंने रखे हुए हैं, अब मुझे अगर बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर मैं बेच सकता हूं। मैंने बेचे, रमेश ने खरीदे, तो रमेश ने जो खरीदा वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है। याद रखना, फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू कर रही थी तो मैंने खरीदा, और मैंने खरीदा तो ये प्राइमरी मार्केट है क्योंकि आईपीओ था, मैंने वहां से खरीदा है। उसके बाद जब मैंने बेचा तो जिसने खरीदा वो हो गया सेकंड हैंड शेयर, हो गया अब सेकंड हैंड, तो उसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी मार्केट हो गया। सेकेंडरी मार्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर सारे वो शेयर जो खरीदने बेचना चल रहा है वो सब कुछ सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है कि भैया मैंने बेचे तो किसी और ने खरीदे, फिर वो किसी को बेचेगा, फिर किसी को बेचेगा, फिर किसी को बेचेगा, तो ये क्या है? पूरा पूरा सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट वो जब कंपनी इशू करेगी फर्स्ट टाइम, ठीक है, और फिर सेकेंडरी मार्केट वो जो पहले से इशू हो चुके हैं और अब उनका खरीदना बेचना चल रहा है। नेक्स्ट मैं मेथड पे आता हूँ कि भैया इनके मेथड भी बता दिए किस तरीके से शेयर्स का खरीदना बेचना होता है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला हम मेथड बता रहा हूँ कि भैया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस आपने देखे होंगे, मतलब आपको मैं अगर कुछ अपने अपने बारे में बता दूं कि मेरी कंपनी में एक पेपर में छाप के दे दूं कि भैया ये है, मेरी कंपनी ये करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, इतने में मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ये मेरे नॉर्मल छोटे लेवल पे हो सकता है मैं मैगजीन या न्यूज़पेपर या किसी भी चीज में आपको प्रोस्पेक्टस अपने छाप कर दे दूं कि भैया ये लीजिए, मेरी कंपनी के बारे में जान लीजिए, और मुझे अगर आपको पसंद है मेरी कंपनी में पैसा लगाना तो आप लगाइए, अगर आपको भरोसा है तो मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर मानूंगा और बदले में आपको डिविडेंड दूंगा, और जो अगर मेरे शेयर की कीमत बढ़ेगी वो तो आपकी है ही प्रॉफिट। तो ध्यान से सुनिए, पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मैं ये नॉर्मल तरीके से इशू कर दूंगा। आपको पता है कि भैया मेरे को अगर आपको पैसे देने हैं तो आप इस तरीके से मुझे पैसे दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूं कि भैया ऑफर फॉर सेल, कि भैया यहां पर मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेच सकता अपने शेयर, तो मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा इंटरमीडिएट्स का। इंटरमीडिएट ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कि लाइक ब्रोकर हैं, कि मैंने इनको क्या बोल दिया, एक बार में आप मेरे शेयर्स ले लीजिए और आप इसको धीरे धीरे मार्केट में बेच दीजिए। मतलब ये जिम्मेदारी मैंने किसी और के सर पे दे मारी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फ्री में नहीं कर रहा है, उसमें भी वो मेरा कमीशन लेगा, मेरे से नंबर ऑफ शेयर्स जितने मैंने बेचे उसके सारे परसेंटेज वो लेगा। तो ये क्या है? ये मीडिएटर आ गया बीच में। फिर आता है प्राइवेट इशू। मतलब ये मैंने किया कि भैया कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जो मुझे मालूम था कि भैया, मुझे मालूम है कि भैया ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं जो डायरेक्टली मेरे शेयर खरीद लेंगे। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने बोला आप लोग आ जाइए, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग कराई, मैंने बोला आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मेरा प्लान ये है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और वो लोग मेरे शेयर्स वो खरीद लें और मेरे को पैसा मिल गया, उससे मैं अपना बिजनेस चालू कर दूं। फिर होता है भैया राइट इशू। भैया राइट इशू क्या है? राइट इशू ये होता है कि भैया अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी पुरानी कंपनी है जो बहुत टाइम से चल रही है, मैं नए शेयर मार्केट में इशू करने वाला हूं, तो पहले मैं ऑफर कर देता हूं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मतलब जो पुराने मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं क्या कर देता हूं कि भैया आप लोग को अगर आपको मेरे शेयर खरीदने हैं तो खरीद लीजिए, मार्केट में तो मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगा, आपको मैं 8 रुपए में देने को तैयार हूं। ये मेरा राइट इशू है। मैं किसको दे रहा हूं? अपने पुराने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पहले से मेरे शेयर होल्डर थे, मैं उनसे बोल रहा हूं और शेयर ले लीजिए। अगर आप नहीं लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिन बाद 10 या 15 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जनरल पब्लिक के लिए इशू हो जाएगा कि लोग जनरल पब्लिक भी आसानी से खरीद सकते हैं, फिर वो 10 रुपए का हो जाएगा, आपने अपना समय गवा दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो क्या है? ईआईपीओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये सिंपल तरीका की बोला कि भैया ऑनलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन तरीके से मैंने क्या कर दिया, सीधे सीधे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको अपने शेयर्स बेच डाले। मतलब कि मैंने इस बार क्या किया, सीधे बड़े लेवल पे गया। स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए मेरे को नाम अपना लिस्टेड करवाना होता है, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिस्टेड करवाया अपनी कंपनी का, और मैंने क्या कर दिया, वहां पे ले जाकर अपने शेयर इशू कर दिए। फिर मैं बोलता हूँ भैया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बॉडी है जो एक्सचेंज करवा रहा है किन का? एसेट्स का, और जो आप एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो आपने शेयर खरीदा, बॉन्ड्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, इनका खरीदना बेचना जो चल रहा है, जो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग बोले जाता है, जिनको हम बोल रहे हैं सिक्योरिटीज का जो खरीदना बेचना चल रहा है, ये सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में आपको बहुत सारे नाम सुनाई देंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने उनमें से 2 बड़े नाम लिए। फिर आपको बताता हूं कि भैया इनका मेन काम क्या है, तो ध्यान से सुनना।
प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी मतलब ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया आपके पास अगर शेयर रखे हैं तो रोने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उठाइए मार्केट में बेच दीजिए, स्टॉक मार्केट आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपका टाइम है, आप जब भी चाहें शेयर खरीदें बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइसिंग की बात करते हैं कि भैया आपकी सिक्योरिटी की प्राइस हमेशा ऊपर नीचे, जो आपकी प्राइसिंग प्राइसिंग मतलब कि प्राइस हमेशा डिफाइन होती जा रही है। कैसे? मेरी अगर डिमांड बढ़ रही है मेरी कंपनी की और अच्छा गुडविल है, नाम है, तो मेरी कंपनी के शेयर्स दिख रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। हाँ, नहीं होगा तो गिरती भी जाएगी। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ भैया ट्रांजिशन बहुत सेफ तरीके से मेरा ट्रांजिशन होने लगता है कि खरीदना बेचना इतना आसान हो गया है कि हर कोई बंदा शेयर मार्केट में घुसना चाहता है। क्यों? क्योंकि भैया उनको मालूम है अब पुराने दिन नहीं है, जो मतलब जब सेबी नहीं था उस समय, जब स्टॉक एक्सचेंज था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेबी के पहले आ चुका है, वो बहुत पहले से चलता है। तो वो उसमें उस टाइम पे इन्वेस्टर को हमेशा कई बार धोखा हो जाता था, कंपनी उनके साथ चीट करती थी, इन्वेस्टर्स के साथ चीट होता था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। इन सबको खत्म करने के लिए अब सेबी आ चुका है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज अब थोड़ा रेगुलेट होना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्टॉक मार्केट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, क्योंकि जब भी शेयर खरीदना बेचना आप लोग करते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज क्या होता है कट कर स्टॉक एक्सचेंज को मिलता है, और उससे जिनको फिर क्या होता है, उससे फिर उनसे टैक्स लेना और ये सबसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देख रही है कि भैया चलेगी, हमारा इंडिया भी तो इसी दम पे चलेगा। तो बोलता है इक्विटी कट अब बहुत तेज बढ़ गया है। इक्विटी कट बढ़ना मतलब कि आज की डेट में कोई भी बंदा शेयर इशू करने में डरता नहीं है। किसी को भी अगर कंपनी चालू करनी है और बड़े लेवल पे चालू करनी है तो वो क्या सोच रहा है कि मेरे को क्या करना है, बस अपने शेयर्स इशू करने हैं, पब्लिक अगर पैसा लगा देती है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके पैसे से बिजनेस हो रहा है। स्पेकुलेशन जो पहले इसको सट्टा माना जाता था कि स्टॉक एक्सचेंज को सट्टा माना जाता है, अब वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि ये लीगल सट्टा बाजार है कि भैया स्टॉक मार्केट है ही ऐसा कि भैया आप हो सकता है ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, पैसा लगाने के बाद ऊपर नीचे हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा। तो ये क्या कर दिया, अब लीगल तरीके से इसको क्या कर दिया, चैनलाइज कर दिया गया, पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ इसको चलाना चलाना चालू कर दिया। तो स्टॉक एक्सचेंज ने ही इसको किया। फिर आता है भैया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम में ही समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक, जो आपको मैंने आपको बताया, जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब इसका जो एक्सचेंज हो रहा है, इनका इनके लिए कानून बना दिया गया। ये एक्ट पास किया गया जिसका पूरा काम क्या है, रेगुलेट करने का। किसको? भैया आपको बचाने के लिए, इन्वेस्टर को बचाने के लिए ये आया। क्यों आया? देखो ध्यान से। सबसे पहले रेगुलेट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से रेगुलेट करना मतलब कि लीगल तरीके से उनकी नजरों पे चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, अब जो भी खरीदना बेचना चल रहा है, इन्वेस्टर अब अपने आप को सेफ समझ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी या इन लोग अगर मेरे साथ चीट करते हैं तो इनका बाप बैठा हुआ है, वो है सेबी, जो इनको छोड़ेगा नहीं अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उसको एजुकेट करना, उनको गाइड करना, ये सारी चीजें वो करता रहता है। आप कोई भी ऐड देखेंगे म्यूचुअल फंड में, अगर कोई ऐड आता है तो उसमें बोलता है कि भैया, लास्ट में एक लाइन बोलता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और फिर उसमें सारी चीजें आपको कवर करते हैं, बताते हैं कि भैया आप पूरे एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। वो कौन बता रहा है? वो सेबी के रूल्स है कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि भैया इन्वेस्टर को आप उल्लू नहीं बना सकते। फिर आपको बोल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, जो आपकी यहाँ पर बोल रहा था प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है, मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस मतलब जो धोखाधड़ी हो रही थी, किन लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, तो डायरेक्टर कंपनी के मिलकर, कुछ कंपनी के ओनर्स मिलकर, चेयरमैन और ये लोग मिलकर कुछ धोखाधड़ी कर रहे थे कि भैया शेयर मार्केट के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अपनी कंपनी के फेक तरीके से शेयर वैल्यू बढ़ा रहे थे। ये सब कुछ खत्म हो गया, इन सबको रोका जा रहा है। फिर रेगुलेट करना, उनको डेवलप करना, ये भी इनका काम है भैया। ये इन्होंने इंटरमीडिएट्स को क्या कर दिया, जो बीच के लोग थे, जो ब्रोकर वोकर थे, इन सबको क्या कर दिया, अब रेगुलेट करना चालू कर दिया। बोला कि भैया मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। अब इनके नाक के नीचे से कोई भी गलत काम नहीं होगा, और ये लोग ध्यान रखते हैं इस बात का कि अगर कुछ गलत होता है तो उसको किस तरीके से हम उससे बचे और उससे कैसे रिलीफ मिलेगा लोगों को। नेक्स्ट कि भैया मेन फंक्शंस क्या है सेबी के, तो मैंने आपको बताया कि रेगुलेट फंक्शन की मतलब उन्हें रेगुलेट करना, मतलब कि लीगल तरीके से चलाना, अपनी आंखों से कानून का ध्यान में रखते हुए वो एक्ट बना दिए गए हैं, कानून पूरे लिखे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कि इसमें किसी की भी गवर्नमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्ट बना है, एक्ट सेपरेट अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है। फिर आगे बोला भैया डेवलपमेंट फंक्शन की, भैया उसको डेवलप करना कि भैया मार्केट में किस तरीके से और आगे बढ़े, स्टॉक मार्केट और आगे बढ़े। स्टॉक मार्केट के दम पर ही हम देखते हैं कि भैया इंडिया का इकोनॉमी हम बेस्ड होता है कि भैया हमारा मार्केट कैसा है, गिर रहा है बढ़ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है कि उसको हमेशा अच्छे से चलाना है। फिर उस सभी ने क्या किया, प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्टिव फंक्शन है ये भैया, इन्वेस्टर को बचा रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आप लोग हो, आप लोग शेयर मार्केट में घुस सकते हो, आराम से शेयर खरीदना बेचना कर सकते हो, आज आपको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सेबी बैठा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको नोट्स वगैरह अगर मेरे चाहिए हो अगर, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।